हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने मुद्रा और साख का पहले भी क्लास कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ें देखी। मुद्रा और मुद्रा से कैसे आधुनिक मुद्राएं क्या क्या है, फिर जो साख है, ऋण है, वो क्या है ना। अब हम लोग ऋण की शर्तों को देखेंगे। ऋण की शर्तों, ऋण समझौता में ब्याज दर निश्चित रहती है। जो भी समझौता होता है, यानी कि आप जब किसी से ऋण लेते हो तो जिनसे आप ऋण लेते हो वो ब्याज दर का निश्चित करता है। जिस कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। अब जो ब्याज जो है वो कर्जदार जो है वो क्या करता है, मूल रकम के साथ। जैसे अगर आपने किसी से 10,000 रुपये का ऋण लिया है और उसने उस पे अगर 5% ब्याज रखा है तो क्या हो जाएगा, 500 रुपये, है ना। तो 500 रुपये आपको उसको 10,000 के साथ 500 रुपये एक्स्ट्रा अधिकतम रकम आपको वापस करना है। क्यों? क्योंकि वो मूल के साथ ब्याज भी लेगा, क्योंकि इतना दिन तक आपको वो अपना पैसा दे करके रखा हुआ है। चाहे वो आपके छोटे से गांव का कोई लैंडलॉर्ड हो, साहूकार हो, या कोई बैंक हो, ठीक है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋण धारण की मांग कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि पहला शर्त क्या है कि मुझे ब्याज चाहिए। जो आपको ऋण दे रहा है वो बोल रहा है कि मुझे ब्याज चाहिए। अब दूसरा शर्त क्या है कि समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार मतलब जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है कि आप जिससे ऋण ले रहे हो वो आपको बोलता है कि आप अपना कोई भी वस्तु जिसका बहुमूल्य हो, वो वस्तु आप मेरे पास गिरवी रख दो, उसके बदले आप ऋण लो, साथ में वो ब्याज भी देना है आपको। ऐसा नहीं कि आप अगर गिरवी रख रहे इसका मतलब आपको ब्याज नहीं देना है, आपको ब्याज भी देना है। तो समर्थक ऋणाधार क्या होता है, गिरवी रखने के लिए मांग की जाती है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने किसी से उधार लिया है, अब वो बोल रहा है कि आपको 5% ब्याज देना है और साथ में आपको कोई अपना संपत्ति को मेरे हवाले करना है, मेरे पास रखना है। जब आप मुझे भुगतान कर दोगे पूरा मूल के साथ ब्याज का, तब जा कर के आप मुझसे जो संपत्ति मुझको दिए हुए हो वो आप वापस ले सकते हो। ये होता है ऋण की शर्त। तो आप ही बताओ ऐसा क्यों शर्त रखा गया है कि समर्थक ऋणाधार का शर्त क्यों रखा गया है। यह शर्त इसलिए रखा गया है, अगर मानो जो कर्जदार है, जो कर्जा लिया हुआ है, वो अगर किसी कारण कर्जा चुका नहीं पाता है, ठीक है, या वो
पैसा लेके भाग जाता है, कहीं पलायन कर जाता है, ठीक है, तो उस समय जो कर्जा दिया है उसको, वो तो उनको तो मुश्किल आ जाएगा, उनको तो अपना पैसा चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा, ये जो संपत्ति है उसको बेच करके या उसको किसी को दे करके वो पैसा ले सकता है, मतलब उसका जितना पैसा गया वो वापस आ जाएगा, है ना। इसीलिए समर्थक ऋणाधार एक शर्त होता है ऋण में, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऋण की शर्तें। अच्छा, अब ये समर्थक ऋणाधार जो है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि भूमि, आप अपना भूमि किसी के पास गिरवी रख सकते हो, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, ये सब आप गिरवी रख सकते हो। जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर समर्थक ऋणाधार आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरा ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। अगर कोई एक ने सही से अपना पैसा नहीं वापस किया तो इससे जो बाकी ऋण का जो व्यवसाय है उसमें भी गिरावट आती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग ऋण किन किन से और कैसे कैसे समय में लेते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे ऋण की शर्तों में हम एक काल्पनिक गांव के बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 प्रकार के लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे और तीनों ही कृषि है। एक है श्यामल, दूसरा है अरुण और तीसरा है रमा। हम लोग श्यामल के बारे में पढ़ेंगे। वो 1.5 यानी कि 1.5 एकड़ जमीन पर फसल उगाता है, पर ये फसल उगाने के लिए उसको कुछ नगद राशि का जरूरत पड़ता है, जिसके लिए उसको ऋण लेना पड़ता है। अब पहले वो महाजन से ऋण लिया करता था 5% प्रति महीने के ब्याज से, मतलब जितना भी रुपए लेगा उसका 5% प्रति माह उसको ब्याज के तौर पर देना पड़ेगा। उसके कुछ साल पहले से वो क्या किया, वो महाजन से पैसा नहीं लेकर के कृषि व्यापारी से पैसा लेने लगा। क्यों? क्योंकि कृषि व्यापारी ने उसको बोला कि आप मुझसे पैसा लो 3% पर मंथ के इंटरेस्ट, मतलब ब्याज से। आप 5% पहले महाजन देता था और ये बोला आप मुझे 3% में दो। तो ये तो सोचा कि भाई बहुत अच्छी बात है। अब फसल व्यापारी को वो अब क्या हुआ, वो पूरा फसल किया, है ना। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगते मुहैया करता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ठीक है, तो फसल तैयार हो जाने पर उसको वापस करना होता है अपना पैसा। वो जो फसल बेच के कमाएगा उससे वो अपना ऋण मुक्त होगा। पर ये जो गांव में जो कृषि व्यापारी होते हैं, इन लोग भी ऐसे ही 3% ब्याज में पैसा नहीं दे रहे। इनके पीछे भी कुछ कारण है। वो कारण क्या है? ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेगा। व्यापारी बोलता है कि
ब्याज तो आपको देना है और साथ साथ और एक वादा करो कि जब फसल हो जाएगा तो सारे फसल तुम मुझे बेचोगे। ठीक है, उस कृषि व्यापारी को ही बेचना होगा। तो ये सोचता है कि अरे कहीं ना कहीं तो बेचना है, तो चलो इसी को बेच देंगे। ठीक है, पर इससे क्या होता है, इस तरह व्यापारी क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वो किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदता है। अब ये जो कृषि व्यापारी है वो भी रहा बहुत चालाक। वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि जब फसल, जैसे हम लोग को पता है जब फसल काटी जाती है तब उस समय जो चीज का उत्पादन किया गया है वो चीज का भाव, मूल्य जो है वो कम रहता है, दाम है ना, वो कीमत उसका कम रहता है। और बाद में जाकर के, जैसे कि अगर सर्दी का समय अगर हम ले, मतलब जाड़े का समय, उस समय आपको फूल गोभी, फिर बंदा गोभी, मटर, ये सब आपको बाजार में भरपूर मिलेंगे और जिसका कीमत भी बहुत कम होता है। जब अभी अगर आप गर्मी के समय अगर जाकर कहीं पर आप मटर खरीदो बाजार से, अगर आपको मटर दिख जाए या आपको अगर फूल गोभी दिख जाए, आप जब उसे खरीदने जाओ तो उसका कीमत बहुत अधिक होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय ये सारे जो सब्जियां हैं इसकी उत्पादन नहीं होती है। ठीक है, इसको कोल्ड स्टोरेज यानी कि ठंडे घरों में रख करके इसको रखा जाता है ताकि बाद में इसको बेचा जाए। तो यही सोचते हुए जो व्यापारी होते हैं, कृषि व्यापारी, वो क्या करते, कम कीमत में इन कृषि से फसल खरीद लेते हैं कम दाम पर, और कुछ दिन बाद उस समय उन लोग उस फसल को कुछ नहीं करते, अपने पास रखे रहते हैं। कुछ दिन बाद अधिक मुनाफा में ज्यादा दाम पर वो इस फसल को बाजार में बेचते हैं। तो इससे आपको पता चला कि कैसे करके कृषि लोगों पर अत्याचार हो रहा है एक तरह से। इसीलिए अभी हमारे सरकार ने बहुत सारे नियम लागू किए हैं जिससे कृषि एकदम बिना किसी कृषि व्यापारी के ही बाजार में सामान बेच सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अरुण का कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे अरुण, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उस कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। अरुण को खेती के लिए कहाँ से ऋण मिला है? बैंक से। ठीक है, ये कहीं नहीं, ये कोई कृषि व्यापारी या फिर कोई और जिससे पैसा लिया जाए वो किसी से नहीं लिया। वो किससे लिया? वो सीधा जाकर के बैंक से लिया। उसे 8.5 8.5% पर एनम वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। मतलब साल भर में 8.5% ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, अब अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। और इसको क्या फायदा है कि वो अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटा सकता है। ऐसा नहीं कि इसी वर्ष या इसी 6 माह या इसी 3 माह के अंदर उसे लौटाना है। ठीक है, अरुण की योजना, अब अरुण भी अच्छा व्यापारी है, वो योजना बना के रखा है क्या कि जो फसल होगा उसमें से कुछ फसल को वो बेच करके ऋण की अदायगी करेगा। मतलब वो ऋण को बैंक को वापस दे देगा, जो ऋण वो लिया था वो बैंक को वापस कर देगा, तो वो ऋण मुक्त हो गया।
और बाकी फसल का वो क्या करेगा, शीत भंडार गृह में रखेगा, जिसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। वहां पे शीत भंडार गृह में क्या होता है, जो फसल होती है वो सड़ता नहीं है, वो साल भर वहां रह सकता है। तो वहां पे वो रखेगा। और क्यों वहां पे वो रखेगा, वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। तो वो बहुत अच्छा व्यापारी है, जो वो सोचता है, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था समर्थक ऋणाधार, वही यहाँ पे वो जो उसका बाकी फसल है उसको वो समर्थक ऋणाधार बनाएगा, जिससे उसको बैंक से फिर ऋण मिलने का संभावना रहेगा। और बैंक में क्या है, अगर कोई किसी को पहले से ऋण दिया हुआ है और वो अगर सही समय पर उसको वापस कर दे तो बैंक उसको फिर से ऋण देती है। तो इस तरह यह हो गया अरुण की कहानी। तो आपने अभी हम लोगों ने दो कहानियां देखा, एक श्यामल दूसरा अरुण। तो श्यामल का आपने देखा कि कैसे उसे फंसाया जा रहा था और कैसे उसका मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा था गांव के बाकी जैसे कृषि व्यापारी द्वारा और महाजन द्वारा। पर अरुण अगर देखे तो उसको वो सीधा क्या किया, वो बैंक में गया, वो होशियारी वाला काम किया और उसने बहुत अच्छा व्यापार का निर्णय लिया और बहुत अच्छा व्यापार का एक उसने तरीका ढूंढा। अब हम लोग रमा के बारे में देखते हैं। रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है, पर ये पूरे साल उसके पास काम नहीं रहता है। साल के कुछ ही महीने उसके पास काम रहता है। अब बाकी के समय, साल के बाकी के महीनों को जीने के लिए या उसे चलाने के लिए, रोजमर्रा के खर्च को चलाने के लिए उसे कर्जा लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्जा लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, रमा का जो मालिक है वो एक भूस्वामी है, मतलब उसका बहुत नहीं, लगभग थोड़ा बहुत ज़मीन है। अब उस ज़मीन में ही वो कृषि मजदूर का काम करती है और उसी से, अपना मालिक से ही वो क्या करती है, पैसा लेती है कर्ज के तौर पर। और ये तो बहुत स्वाभाविक है कि वो पैसा कैसे लौटाएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक मजदूर है, किसी और के खेत पे काम करती है, मतलब उसके मालिक के, भूस्वामी के खेत पे ही वो काम करती है। तो इसीलिए वो अपना मालिक से ऋण लेती रहती है। उसके मालिक 5% पर मंथ ब्याज, मतलब 5% प्रति माह ब्याज के तौर पे उससे काम करवाता है। ठीक है, काम करके वापस करती है वो। अब उसके पास तो ब्याज लौटाने का कोई तरीका नहीं है, तो वो क्या करती है, काम करके ब्याज को वापस करती है। और 5,000 रुपये, अभी वो 5,000 रुपये लेकर के रखी हुई है। ठीक है, पर भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उसको, जैसे आप जानते हो, आप पिक्चरों में देखते हो या आपके अपने आसपास घरों में भी देखते हो, अगर कोई ऐसा है, अगर गांव में आप कभी जाते हो तो देखते हो कि कितने लोग उन लोगों के घर में काम करते हैं। तो वो बोलती है रमा कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं है,
वो क्या करते हैं, भूस्वामी ही उन लोगों को ऋण देते हैं और उन लोगों से ऐसे काम करवाते हैं। तो हम लोगों ने 3 तरह का केस में हम लोगों ने देखा, एक श्यामल का, एक अरुण का, एक रमा का। इसमें से अरुण ही सबसे सही है। रमा का अवस्था ऐसा है कि कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास भूमि ही नहीं है जो वो खुद कृषि का काम करके खुद उसको बेच के कमाए। इसीलिए उसको दूसरे के भूमि में काम करना पड़ रहा है और उसको ये सब ब्याज वगैरह देना पड़ रहा है भूपति के घर पर काम करके। श्यामल वो एक छोटा सा किसान जिसका 1.5 एकड़ ही जमीन है, उसमें वो थोड़ा फसल होता है और उसको वो पहले तो महाजन लूटता था, उसके बाद कौन लूटने लगा, कृषि व्यापारी, है ना। पर हम लोग अगर देखें तो अरुण ही सबसे सही काम करता है। वो बैंक से लेता है पैसा। क्यों बैंक सही काम करता है, क्योंकि बैंक का आपने देखा ना जो शर्तें हैं कितने अच्छे हैं कि वो साल भर में 8.5% ब्याज ही लेता है ना। और यही नहीं, 3 साल का समय भी देता है, 3 साल के अंदर आप कभी भी लौटा सकते हो और दोबारा भी उसको वो बैंक ऋण देने के लिए तैयार है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर।